एक दूर देश में 6 युवक रहते थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक जादूगर का बेटा था, एक लोहार का बेटा, तीसरा एक डॉक्टर का बेटा, चौथा एक लकड़हारे का पुत्र, पांचवां एक चित्रकार का पुत्र और छठा राजकुमार का पुत्र था। इन सभी 6 लड़कों का इरादा अपने पिता के जीवन और कार्यों का अनुसरण करने का था, लेकिन बसने से पहले वे सभी कुछ महान रोमांच की तलाश करना चाहते थे। आइए हम एक साथ आगे बढ़ें, उन्होंने कहा, और किसी अजनबी देश की यात्रा करें। शायद हमारे साथ कुछ अद्भुत घटित हो जो हमें अपने दिनों के अंत तक अमीर बना दे, या कम से कम जब हम लौटेंगे और अपने पिता का काम संभालेंगे तो हमारे पास अपने पड़ोसियों को बताने के लिए एक अच्छी कहानी होगी। तो एक निश्चित दिन सुबह सुबह सभी 6 एक साथ निकल पड़े। कई दिनों तक वे यात्रा करते रहे। जिस देश को वे जानते थे उसके परिचित देशों से बहुत आगे तक जाते रहे, फिर भी उनके सामने कोई साहसिक कार्य नहीं आया। आखिरकार वे एक छोटे गोल तालाब के पास आए। 6 धाराएं तालाब में गिर गईं। लोहार के बेटे ने कहा, दोस्तों, यहाँ 6 धाराएं हैं, हम में से प्रत्येक के लिए एक का अनुसरण करना। यदि हम में से प्रत्येक ये देखने के लिए अपने अपने तरीके से चले कि हमें क्या रोमांच मिल सकता है तो कैसा रहेगा। बाकी 5 सहमत हो गए। सुनो, जादूगर के बेटे ने कहा, आइए हम सब एक छोटा पेड़ लगाएं जहां हमारी चुनी हुई धारा तालाब से मिलती है। मैं सभी पेड़ों पर एक जादू कर दूंगा। अगर पेड़ लगाने वाले पर मुसीबत आती है तो पेड़ सूख जाएगा। इस तरह अगर हम में से कोई वापस आता है और एक पेड़ को सूखा हुआ देखता है तो वह धारा का अनुसरण कर सकता है और उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कर सकता है जिसे मदद की जरूरत है। यहाँ एक और विचार है, डॉक्टर के बेटे ने कहा, आइए हम सभी 1 वर्ष और 1 दिन के अंत में इस स्थान पर लौटने के लिए सहमत हों। इस तरह हम एक समय पर साथ रहेंगे। यदि हम में से कोई लापता है और उसका पेड़ सूख गया है तो हम सभी मिलकर धारा का अनुसरण कर सकते हैं और जो मुसीबत में है उसे ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। और इस तरह 6 पेड़ लगाए गए। जादूगर का बेटा एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक घूमता रहा और उस पर जादुई जादू बुनता रहा ताकि अगर उसे लगाने वाले पर कोई मुसीबत आए तो वह सूख जाए और मर जाए। फिर बहुत हाथ मिलाने और प्यार के साथ 6 दोस्त अलग हो गए। प्रत्येक व्यक्ति उस धारा के किनारे से गायब हो गया जिसे उसने चुना था। अब हम राजकुमार के बेटे का अनुसरण करने जा रहे हैं। उसकी धारा के किनारे झाड़ियां मोटी और भारी थीं, इसलिए उसे धीरे धीरे चलने की जरूरत थी। हालांकि आखिरकार छोटी नदी के किनारे साफ और चौड़े होने लगे। सूर्यास्त तक उसने खुद को एक खुले घास के मैदान में पाया जिसके बीच में एक पुराना टूटा हुआ कुआं था और उसके परे एक अंधेरा जंगल था। वह लंबी कठिन पैदल यात्रा से थक गया था। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो वह आराम करने और खुद को ठंडा करने के लिए उसके पास बैठ गया। उसे कुएं पर पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि उसने एक लंबी और सुंदर युवती को कंधे पर पानी का घड़ा लिए हुए अपनी ओर आते देखा। उसके बाल बहुत लंबे और काले थे। युवती ने सफ़ेद लिनेन के कपड़े पहने हुए थे और वह हल्के हवादार कदमों के साथ नंगे पैर मैदान में घूम रही थी। ये देखना अद्भुत था। जहां भी उसका पैर नर्म धरती पर दबा, एक सफ़ेद फूल खिल गया जो सुंदरता की राह में घास के मैदान के पार उसके मार्ग को चिन्हित कर रहा था। जब राजकुमार का बेटा इस पर आश्चर्य कर रहा था तो वह कुएं की ओर बढ़ी और अपना घड़ा अपने कंधे से नीचे उतारा। वह तुरंत उछल पड़ा और उसके लिए पानी निकालने की पेशकश करने लगा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा लेकिन मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान इतनी गर्मजोशी भरी थी कि उसे लगा कि वह वहीं खड़ा रह सकता है और हमेशा उसके कोमल चेहरे को देख सकता है। जब उसने घड़ा भर लिया तो वह फिर से घास के मैदान के पार चली गई। ऐसा लगा जैसे वह उसे अपने पीछे आने और घड़ा ले जाने के लिए आमंत्रित कर रही हो। ऐसा उसने खुशी से किया। वे खेतों और जंगलों में चले गए, गहराते धुंधलके में। आखिरकार वे एक छोटी सी झोपड़ी में आए जिसकी खिड़की में एक मोमबत्ती चमक रही थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला, सफ़ेद बालों वाला, सिकुड़ा हुआ और झुका हुआ। उसके बगल में एक बूढ़ी झुर्रीदार महिला थी। अंदर आओ बेटी, वृद्ध व्यक्ति ने लड़की को इशारा करते हुए कहा। क्या तुम राजकुमार के बेटे को लाए हो? वह मेरे पास है पिताजी, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ उसकी मुस्कुराहट जितनी ही गर्म थी। राजकुमार का बेटा इस सब के बारे में बहुत आश्चर्यचकित होकर छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुआ। तुरंत बूढ़े जोड़े ने राजकुमार के लिए एक साधारण हार्दिक रात्रि भोज तैयार करने और उसे परोसने में जल्दबाजी की। इसी बीच युवती अंदर के कमरे में गायब हो गई। जब उसने भोजन समाप्त कर लिया तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरे बेटे, तुम निस्संदेह उस प्यारी लड़की के बारे में सोच रहे हो जो हमारे साथ यहाँ रहती है और जिसके पीछे तुम आज तक हमारे दरवाजे तक आए हो। लेकिन वास्तव में श्रीमान, हम स्वयं उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है, हालांकि हमने वर्षों से उसे अपनी बेटी के रूप में पाला है। जब वह एक छोटी लड़की थी तो हमने उसे अपने दरवाजे पर पाया था, एक छोटी सी हंसती हुई नौकरानी, इतनी प्यारी जितनी कि सूरज हमेशा देखता था। वह सबसे मुलायम समृद्ध कपड़ों में लिपटी हुई थी। खुशी से हमने उसे अंदर ले लिया और वह तब से खुशी से हमारे साथ रह रही है।
फिर भी उसने कभी एक शब्द नहीं कहा जिससे हम जान सकें कि वह किसकी संतान थी। वह एक राजा की बेटी होगी या किसी अच्छी आत्मा की संतान होगी। हाल ही में उसने एक राजकुमार के बेटे के रूप में अपने जीवन में आने वाले बदलाव के बारे में बहुत कुछ कहा है और भी बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आईं। लेकिन हमारे दिल इस डर से दुखी हो गए हैं कि हमारी लड़की जल्द ही शादी कर लेगी और हमसे अलग हो जाएगी, जो उसे पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं। राजकुमार के बेटे ने उत्सुकता से बूढ़े व्यक्ति को टोकते हुए कहा, मैं वास्तव में एक राजकुमार का बेटा हूँ और मेरा दिल इस विचार से भर गया है कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण बन सकता हूँ। मैं उसके साथ यहीं इस जंगल में एक घर में रह सकता हूँ जिसे मैं इस झोपड़ी के पास बनाऊंगा। आह, बूढ़े ने कहा, तुम्हें अवश्य ही नियति वाला दूल्हा होना चाहिए, एक राजकुमार का पुत्र। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी बेटी तुम्हें कभी भी अंधेरे जंगल के माध्यम से हमारे अकेले घर तक नहीं ले जाती। हमारी शुभकामनाएं तुम पर बनी रहें। और ऐसा हुआ कि राजकुमार के बेटे ने जंगल की अद्भुत युवती से शादी कर ली और अपने पालक माता पिता की झोपड़ी के पास एक छोटे से लकड़ी के घर में उसके साथ शांति और खुशी से रहने लगा। एक गर्म दोपहर में दोनों हाथ में हाथ डाले जंगल से होकर बहने वाली एक जलधारा के किनारे टहल रहे थे। पानी इतना ठंडा और ताज़ा लग रहा था कि युवती को लगा कि उसे काई वाले किनारे पर बैठना चाहिए और अपने पैरों और हाथों को उसमें डुबाना चाहिए। ठंडे पानी की सतह के नीचे हाथ चलाने पर उसकी उंगली से एक अंगूठी फिसल गई। इससे पहले कि वह उसे बचा पाती, वह नीचे की ओर बह गया और दृष्टि से ओझल हो गया। बेचारी लड़की निराशा से चिल्लाने लगी। वह निराशा में डूबी हुई थी। नहीं, अब उसके पति ने कहा, सचमुच एक अंगूठी इतने दुख के लायक नहीं है। मेरे प्यारे, जब मैं अपने पिता के राज्य में दोबारा जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक दर्जन अंगूठियां खरीदूंगा जो तुमने खोई हुई अंगूठी से भी ज्यादा सुंदर थीं। अपनी आंखें सुखा लो और इसके बारे में और मत सोचो। वह अंगूठी, लड़की ने दबी हुई आवाज में कहा, एक जादुई अंगूठी है। इसका नुकसान हम दोनों के लिए भयानक संकट लेकर आएगा। अंगूठी काफी दूर तक बहकर चली गई और अंततः देश के महान शासक खान के बगीचों के पास किनारे पर बह गई। वहां एक यात्री को यह मिला। ये देखकर कि यह एक अजीब अंगूठी थी, शायद किसी अन्य भूमि से, यात्री इसे तुरंत खान के पास ले गया। सम्राट बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपने मंत्रियों को उसके बारे में बुलाकर कहा, इस आभूषण में जादुई शक्ति है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि यह एक करामाती महिला की है, शायद किसी राजा की बेटी है। इसलिए इसे ले लो। जहां भी अंगूठी तुम्हें ले जाए उसका अनुसरण करो। यदि इसका मालिक वास्तव में एक अद्भुत युवती साबित होती है, जैसा कि विश्वास है, उसे बंदी बना लो और तुरंत मेरे पास ले आओ ताकि वह मेरे घर की मुखिया के रूप में काम कर सके। जैसे ही खान के सलाहकार ने जादू की अंगूठी अपने हाथ में पकड़ी, उसे एक अजीब शक्ति का एहसास हुआ जो उसे खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंगूठी उसे महल के बगीचों से बाहर एक धारा के किनारे की ओर खींच रही थी और फिर धारा के साथ जंगल में लॉक झोपड़ी की ओर ले जा रही थी। और इसलिए बहुत ही कम समय में खान के सलाहकार और उसके सभी सैनिक और नौकर उस छोटे से घर के दरवाजे के सामने खड़े थे, जहां राजकुमार का बेटा और उसकी नई पत्नी एक साथ बहुत खुशी से रह रहे थे और उन्हें तुरंत बाहर आने के लिए चिल्ला रहे थे। उन दोनों ने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया और इसलिए युवती को तुरंत जब्त कर लिया गया और खान के महल में ले जाया गया। खान उस युवती से खुश था और उसने उसके आंसुओं या अपने पति के पास लौटने की अनुमति देने की विनती पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसे शाही नौकरों का मुखिया बनाया गया था और खान के निरंतर आह्वान के तहत महल में रहने के लिए स्थापित किया गया था। ऐसा लग रहा था कि बचने की कोई संभावना नहीं है। दिन बीतते गए। अपने पति के लिए उसका दुख और लालसा कम होने के बजाय और भी अधिक हो गई, जब तक कि वह पीली और पतली नहीं होने लगी और उसके आसपास के लोगों को डर था कि वह जल्द ही बीमार हो जाएगी और मर जाएगी। खान ने भी उसमें बदलाव देखा। उसने उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। आखिरकार उसे गुस्सा आ गया। ये सब उसके उस पति की गलती है। वह रोया, वही वह है जो मेरे पसंदीदा नौकर को इतना बीमार और सादा दिखा रहा है। खैर, मुझे पता है कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। उसने दरबारी जल्लाद को बुलाकर उसके कान में कुछ शब्द कहे। जल्लाद के चले जाने के बाद राजा ने उस युवती से कहा, अभी जब तुम जानती हो कि तुम्हारा पति मर चुका है और अब उसके लिए इच्छा करने का कोई मतलब नहीं है, तो शायद तुम उसे भूल जाओगी। बेचारी लड़की ने अपने पति के जीवन के लिए राजा से व्यर्थ ही याचना की, लेकिन जितना अधिक वह चिल्लाती और गिड़गिड़ाती, खान उतना ही क्रोधित और दृढ़ होता जाता। अतः जल्लाद अनेक सैनिकों के साथ निकल पड़ा। जंगल में लकड़ी की झोपड़ी ढूंढकर वह राजकुमार के बेटे को खींचकर एक घास के मैदान में ले गया, जहां एक सूखा सुनसान कुआं था। बेचारे लड़के को कुएं में नीचे फेंक दिया गया और एक बड़ी चट्टान को कुएं पर लुढ़का दिया गया। वहां अंधेरे में वह मरने के लिए लेट गया। न तो बचाव की कोई आशा थी और न ही जीवन की कोई इच्छा थी, वैसे भी अगर वह अपनी प्रिय पत्नी के साथ नहीं रह पाता। अब ऐसा हुआ कि अगले ही दिन साल दर दिन था, जिस दिन 6 दोस्त छोटे से गोल तालाब के किनारे मिलने के लिए सहमत हुए थे, जिसमें 6 धाराएं बहती थीं।
अपने वादे के अनुसार अन्य 5 एक साथ एकत्र हुए और राजकुमार के बेटे के आने का इंतजार करने लगे। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने उत्सुकता से एक दूसरे को अपने सभी साहसिक कार्यों के बारे में बताया। इस प्रकार दिन का अधिकांश भाग बीत गया। जब राजकुमार का बेटा अभी भी नहीं आया, तो दोस्तों ने देखा कि जो पेड़ उसने लगाया था वह सूख रहा था। हमारा दोस्त खतरे या मुसीबत में होगा, डॉक्टर के बेटे ने कहा। आइए उसे ढूंढने में कोई समय न गंवाएं। अब भी हमें उसे बचाने में बहुत देर हो सकती है। अन्य लोग चिंतित थे और तुरंत शुरू करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जादूगर के बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक क्षण, उसने कहा, अपनी जादुई कला से मैं ठीक ठीक जान सकता हूं कि हमारा मित्र कहाँ है। फिर हम बिना समय बर्बाद किए सीधे उनके पास जा सकते हैं। उसने दूसरों को बैठकर इंतजार करने को कहा और जमीन पर एक घेरा बना दिया। खुद को वृत्त के केंद्र में रखकर वह तरह तरह के अजीब शब्द बोलने लगा और हवा में आकृतियां और चिन्ह बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने घेरा मिटा दिया और अपने दोस्तों को बताया कि उसे पता है कि उस समय राजकुमार का बेटा कहाँ था। लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए, उन्होंने कहा, क्योंकि वह बहुत खतरे में है और अगर हम उसे तुरंत नहीं बचाएंगे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए पांचों तेज गति से निकल पड़े और बिना आराम किए पूरी रात यात्रा करते रहे। सुबह होते होते वे उस कुएं पर पहुंच गए जहां राजकुमार का बेटा कैद था। लेकिन हम चट्टान को कैसे हटाएंगे? वे सभी निराशा में रोने लगे, ये देखकर कि विशाल चट्टान ने कुएं के मुंह को पूरी तरह से ढक दिया है। मुझे पता है इसे कैसे हिलाना है, लोहार के बेटे ने कहा। भारी लोहे के हथौड़े को, जिसे वह हमेशा अपनी बेल्ट में रखता था, लेकर वह चट्टान पर काम करने के लिए गिर गया और उसके बड़े बड़े टुकड़ों को तब तक गिराता रहा जब तक कि वह सब टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। जब कुएं का मुंह खोला गया तो उन्होंने झट से डॉक्टर के बेटे को नीचे उतारा, जिन्होंने देखा कि राजकुमार का बेटा वहां बिल्कुल सफेद और शांत पड़ा हुआ था और मौत के करीब था। यह अच्छा है कि उन्होंने उसे लाने के लिए मुझे चुना। दवाइयों का अपना थैला आगे बढ़ाते हुए वह बुदबुदाया। उसने अपने बेहोश दोस्त के गले में कुछ लाल तरल डाला, जो जल्द ही हलचल करने लगा और फिर उठ बैठा। बड़ी मुश्किल से दोनों युवकों को कुएं के मुहाने तक निकाला गया। एक बार जब वे सुरक्षित रूप से बाहर आ गए तो सभी दोस्तों ने हार्दिक खुशी और स्नेह के साथ गले लगाया। तब राजकुमार के बेटे ने अपने साहसिक कार्य और उसके दुखद अंत की कहानी बताई। अन्य 5 उसके प्रति दया और दुष्ट खान के प्रति क्रोध से भरे हुए थे। अचानक लकड़हारे का बेटा बोला, मेरे पास विचार है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं एक बड़ा लकड़ी का पक्षी बना सकता हूं जो एक आदमी को ले जाने के लिए काफी बड़ा हो, और मैं उसमें पंख, टिका और स्प्रिंग लगाऊंगा ताकि वह हवा में उड़ सके। और मैं, चित्रकार का बेटा तुरंत इस विचार को समझकर चिल्लाया, मैं इसे अद्भुत सुंदर रंगों से रंगूंगा और सजाऊंगा ताकि यह एक शानदार जादुई पक्षी की तरह दिखे। इस समय वे सभी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने लकड़हारे के बेटे से उन्हें और अधिक बताने का आग्रह किया। क्यों? उन्होंने कहा, राजकुमार का बेटा मेरे आश्चर्य पक्षी में खान के महल तक उड़ जाएगा। और चित्रकार के बेटे ने टोकते हुए कहा, जब वह दुष्ट शासक इसकी सुंदरता और रंग को देखेगा तो उसे विश्वास होगा कि यह एक जादुई पक्षी है। वह अपने पूरे शाही परिवार के साथ इसे लेने के लिए छत पर जाएगा और फिर तुम अपनी पत्नी को छीन सकते हो और उसे अपने साथ ले जा सकते हो। वे सभी एक साथ राजकुमार के बेटे को चिल्लाए, जो खुशी और आशा से काम रहा था। लकड़हारे का बेटा तुरंत काम पर लग गया और कुछ ही समय में उसने एक अद्भुत लकड़ी का पक्षी बनाया, बड़ा, मजबूत और शक्तिशाली, जिसके बड़े चौड़े पंख थे जो झरने के स्पर्श पर इसे हवा में ले जा सकते थे। फिर चित्रकार के बेटे ने अपनी पेंट निकाली और उसे इतने गहरे और गोरे रंगों से सजाया कि वह सुंदरता से चमकने लगा। इसके तैयार होते ही राजकुमार का बेटा इसमें शामिल हो गया। अपने दोस्तों की चिल्लाहट के बीच उसने एक बटन दबाया और हवा में ऊपर उड़ गया। वह सीधे खान के शाही आवास की ओर चल पड़ा। महल में बहुत उत्साह था जब बड़े रंगीन पक्षी को ऊपर उड़ते देखा गया। हर कोई ये पूछने के लिए दौड़ पड़ा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। खान उन सभी में सबसे अधिक उत्साहित था। यह अवश्य ही कोई जादुई प्राणी होगा। उसने रोते हुए कहा, क्या तुम्हें इसके पंखों पर सोना नहीं दिख रहा है? यह मेरे लिए एक विशेष संदेश दे रहा होगा। सच में, हमें इस नेक पक्षी से उचित तरीके से मिलना चाहिए। इसलिए उसने अपने सभी शाही सेवकों को एक साथ बुलाया। अपने पसंदीदा नौकर को चुना, वह युवती जिसकी शादी राजकुमार के बेटे से हुई थी। उसने उसे जल्दी से छत पर जाने और पक्षी के उतरने पर जादुई दूत का स्वागत करने का आदेश दिया। युवती ने आज्ञा मानने में जल्दबाजी की और इंतजार करती रही और आश्चर्यचकित हो गई जब लकड़ी का बड़ा राक्षस निकट आया। उसके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब वह अचानक रुक गई और उसमें बैठे उसके अपने प्रिय पति को प्रकट किया। एक झटके में उसने उसे कमर से पकड़ लिया। इससे पहले कि चकित खान और उसके दरबारी कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, जादुई पक्षी हवा में उड़ गया था और आकाश में केवल एक लुप्त होता हुआ कण मात्र रह गया था। राजकुमार का बेटा और उसकी प्यारी पत्नी, जिसकी अंगूठी, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई, जादुई तरीके से उसकी उंगली में वापस आ गई,
अपने 5 वफादार साथियों के साथ जंगल में झोपड़ी से अपने बूढ़े पालक पिता और पालक माँ को देखने के लिए लौट आए। फिर वे सभी एक साथ उस भूमि पर लौट आए जहाँ 6 दोस्तों का जन्म हुआ था। उन्होंने प्रत्येक परिवार से मुलाकात की, अपने सभी अद्भुत कारनामों के बारे में बताया और वे वहीं बस गए और अपने दिनों के अंत तक खुश और समृद्ध रहे।